हेलो ऑल, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ आर घटना चक्र सीरीज। इसमें हम लोग प्रीव्यू कवर कर रहे हैं। प्रीव्यू क्या है? पीवाईक्यू का कंपाइलेशन। किस किस पीवाईक्यू का? पिछले 35 ईयर्स में जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में सारे एग्जाम्स, यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, बीपीएससी हो गया, है ना, यूकेपीएससी हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो जितने पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनका कंपाइलेशन होता है ये प्रीव्यू। ओके, तो आज हम लोग साइंस का, और साइंस में भी किसका, केमिस्ट्री का कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ने फिजिक्स का कवर कर लिया है, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे। देखो, आईएएस का भी है, मतलब यूपीएससी का, यूपी के सारे एग्जाम्स। ओके ओके, उसके बाद उत्तराखंड के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, बिहार के एंड झारखंड के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या करते हैं, यूपी के उत्तराखंड में दे देंगे, उत्तराखंड के एमपी में दे देंगे, एमपी के राजस्थान में दे देंगे, है ना, राजस्थान के फिर उठा के यूपी में दे देंगे। बीपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो इसलिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप अच्छे से रट लोगे, मतलब जो ये जो घटना चक्र है इसका जो प्रीव्यू है, अगर ये रट लिए तो 150 जो क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीएससी में, उसमें से 100 प्लस तो इसके यहीं से बन जाते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जो इवन नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी होगा उसको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले यही समझ लेते हैं एटम क्या होता है। ओके, तो जो भी सबसे छोटी यूनिट होती है ना किसी भी चीज़ की, वो उसको एटम बोलते हैं। अब एटम दिखता कैसा है? एटम ऐसा दिखता है, सबसे बीच में, मतलब सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस किससे बनता है? ये बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, और उसके आसपास ऐसे कुछ स्फेरिकल सेल्स होती हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई के ऊपर माइनस साइन, माइनस मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ओके, और जितना चार्ज प्रोटॉन में पॉजिटिव में होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव में होता है। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होकर न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं डाल्टन्स की थ्योरी। डाल्टन ने क्या बोला था कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब बोलते हैं, इन्होंने बोला था कि एटम को अब इससे आगे कुछ नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब तोड़ तोड़ के जितना तुम स्मॉलेस्ट यूनिट बना सकते हो ना, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को ही एटम बोलते हैं। इससे आगे नहीं तोड़ा जा सकता एटम को। ओके, तो देख लेते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ डाल्टन प्रपोज दैट ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम विच आर इनडिविजिबल, ठीक है, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ उसको चेंज किया जा सकता है प्रपोर्शन में। मतलब जैसे समझ लो ये 3 एटम है, ओके, 4 एटम हो गए, तो ये कुछ और चीज़ बन जाएगी, ये कुछ और चीज़ बन जाएगी। तो ये जो एटम है ये इधर से इधर चला जाए तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, ना तो उसका क्रिएशन हो सकता है और ना ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, ये देखो फिक्स्ड रेशियो में अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं, वही चीज़ है ना। जैसे 3 एटम बना दिए तो उससे कुछ और बन जाएगा कंपाउंड, 4 बना दिए, है ना, और इसके अरेंजमेंट पे ही फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ओके, अच्छा, इसमें ड्रॉबैक्स भी कुछ था, है ना। जैसे इन्होंने बोला कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, इन्होंने ये बोला था डाल्टन जी ने। लेकिन हम लोग जानते हैं एटम के अंदर अभी जैसे हम लोग ने देखा ना, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये इनके ड्रॉबैक्स थे। ओके, इन्होंने बोला था कि इनडिविजिबल है, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पढ़े हैं उसी को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये हम लोग ने देख लिया, है ना। ये अलग अलग स्फेरिकल शेल्स, डिफरेंट रेडियाई की वो एनर्जी लेवल्स होती हैं, जो हम लोगों ने बोला था ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। तो जो ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है उसको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस पर चार्ज कितना होता है ये याद रखना है। एक तो माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज होता है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम यूनिट होती है, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था फिजिक्स वाले में। ओके, तो ये याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी है, सारे एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। इसको ई माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ लिखी है। ये किसने डिस्कवर किया था ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन, ये किसने डिस्कवर किए थे, उनके नाम आ जाते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। ओके, तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको पी प्लस लिखते हैं। इस पर चार्ज कितना होता है, सेम होता है। देखो यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें नेगेटिव है एंड इसमें पॉजिटिव है, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल हो पाएगा ना, जब सेम चार्ज होगा, ठीक है। तो एक बार याद करना पड़ेगा, ये भी याद हो जाएगा। ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर तो गोल्डस्टीन ने किया था, बट इन्होंने इसको एनोड रेज बोला था। इसका नाम प्रोटॉन किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। ओके, तो ये याद रखना है, रदरफोर्ड ने किया था मेन इसका इन्वेंशन क्या, डिस्कवरी। ये देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा, ठीक है। तो हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है। अच्छा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है,
एटॉमिक नंबर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बोल लो या इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन जो हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोले थे ना, अच्छा न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, पहले शायद गलत बोल दिया था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एक तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये देख लिया था, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देख लिया था। अच्छा, इसका जो मास होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है प्रोटॉन से, ठीक है, ये याद रखना है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका मास नियरली इक्वल होता है, बट न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखने हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है ना। एटॉमिक न्यूक्लियस में हम लोग ने देख ही लिया है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन। इसकी डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी न्यूक्लियस की, ठीक है, बेस्ड ऑन गीगर मार्टसन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है, इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्हीं ने प्रोटॉन को भी डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस की भी। अच्छा, इसमें आइसोटोप्स भी देख लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, है ना, बट मास डिफरेंट हो, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट है, तो उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। इसमें देखो प्रोटॉन नंबर, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो तीनों में ही, अब क्योंकि आइसोटोप्स हैं तो पहले ही बताया एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होगा, 111, बट इसमें मास डिफरेंट होगा। अब मास कैसे डिटरमाइन होता है, मास किससे बनता है, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं दोनों में मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता नहीं है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस हो गया कुल मिला के पूरा मास वहीं पे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो सेम हो गए सब में क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम करना है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, न्यूट्रॉन में। तो ये देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें 0 होते हैं, इसमें 1, इसमें 2, ओके। तो इस वजह से मास भी ऐसे डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें याद क्या करना है, एटॉमिक मास का अगर सीक्वेंस पूछ ले, है ना, तो प्रोटियम सबसे हल्का होता है, फिर ड्यूटेरियम और सबसे भारी ट्रिटियम होता है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। और ये नाम तो याद रखने ही है, हाइड्रोजन के होते हैं ये, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ऐसे ही पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 लिखे होंगे, एक चौथा कुछ भी बना के दे देगा, मान लो पेंटेट्रियम कुछ भी दे दिया, ओके, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गए आइसोटोप्स। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो स्टेबल और या तो अनस्टेबल। तो जो स्टेबल होते हैं उसमें तो रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, बट जो अनस्टेबल होते हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, ओके। तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, क्या क्या एमिट होता है रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा, बीटा एंड गामा रेस, ठीक है। ये 3 तरह की रेज एमिट होती हैं रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। इसी वजह से इनको रेडियो एक्टिव रेस भी बोलते हैं। ये किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बैकरल, ठीक है। यूरेनियम में इन्होंने डिस्कवर करी थी रेडियो एक्टिविटी, ओके, हेनरी बैकरल ने। इसी वजह से हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स वाले में पढ़ा था ना, बैकरल यूनिट होती थी, किसकी होती थी, रेडियो एक्टिविटी की, वो इसी वजह से होती थी क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था, ओके। तो अब ये याद रहेगा इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की, बैकरल, ओके। अच्छा, इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा रेज में। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि जो अल्फा रेज होती हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई से निकलती हैं, है ना। इसी वजह से इसको 2He4++ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अल्फा रेज को। ये इसमें बस ये याद रखो कि हीलियम के न्यूक्लियाई से निकलती हैं, ओके। और ये पॉजिटिव होती हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यू को हम लोग चार्ज लिखते हैं, है ना, मतलब चार्ज को क्यों लिखते हैं ये भी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। अब जो बीटा रेज होती हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा रेज में भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। और गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड गामा न्यूट्रल, ओके। अब वेलोसिटी को अगर कंपेयर करें, है ना, तो वेलोसिटीज ऐसे इंक्रीज होती है इस तरफ, ठीक है, मतलब सबसे कम अल्फा, उससे ज़्यादा बीटा, फिर सबसे ज़्यादा गामा, ओके। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, है ना, तो पेनिट्रेटिंग पावर तो वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगी, जो जितनी तेज़ी से जाएगा। जैसे मान लो कोई बुलेट है, गन शॉट की गई है, यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो जितनी स्पीड से बुलेट जाएगा उतना अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, जितना धीरे जाएगा उतना कम पेनिट्रेट करेगा, है ना। तो ये सेम ही सीक्वेंस होता है वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर का, अल्फा की सबसे कम, फिर बीटा की और सबसे ज़्यादा गामा की, ओके। अच्छा, आयनाइजिंग पावर में उल्टा हो जाता है, आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उससे कम फिर बीटा की और सबसे कम गामा की, ओके, यहाँ पे गामा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाँ तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब सबसे पहले इसके लिए मैटर समझ लेते हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एग्जिबिट्स मास, ओके। ऐसी चीज़ जो स्पेस ले और जिसका मास हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं, है ना। ये बचपन में हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी मास की, सॉरी मैटर की।
अब मैटर 3 तरह के होते हैं, है ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो वही चीज़ है। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम लोग को दिखाई दें, है ना, जो दिखाई दें और रिवर्सिबल हो, जो विजिबल हो एंड रिवर्सिबल हो, ये दोनों चीज़ें याद रखो, ठीक है, वो होते हैं फिजिकल चेंजेस। और इसमें भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा फिर वो केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, ये दिखाई देती है और रिवर्सिबल भी होती है। जैसे जो वैक्स पिघल जाती है उसके वापस हम लोग कैंडल भी तो बना सकते हैं, है ना, थोड़ी कम हो जाती है बट बना तो सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी वही है, दिखाई देता है मेल्ट होते हुए, दोबारा आइस को हम लोग वाटर, मतलब आइस को लिक्विड जैसे चेंज हो गया तो लिक्विड को वापस आइस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए फिजिकल चेंज क्या होता है। और भी देख लो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चॉपिंग इन वुड, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, है ना, तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हो गए, ये रिवर्सिबल होता है, ये बता दिया। ओके, केमिकल चेंज क्या होता है ना, इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही दे देते हैं, ये ऑप्शन दे देंगे और बोलेगा कि इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है ना, एक दे देगा केमिकल, बाकी सारे दे देगा फिजिकल। तो ये अच्छे से याद कर लेना, याद क्या मतलब समझ लोगे तो ये याद तो हो ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है, पहली बात तो, है ना, इरिवर्सिबल होते हैं एंड इसमें केमिकल रिएक्शन भी होती है और ये विजिबल नहीं होता है, मतलब नेक डाई से विजिबल नहीं होता है, मतलब इसको देख के आप पता नहीं लगा पाओगे कि चेंज हुआ है कि नहीं, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर आप वाटर में नमक घोल दो, सॉल्ट, है ना, तो बता पाओगे घोलने के बाद कि इसमें नमक है कि नहीं है? नहीं बता पाओगे, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज हो गया। ओके, ये देखो वही चीज़ लिखी हुई है, वंस द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इट कैन नॉट बी इरिवर्सिबल होता है। ओके, अब जैसे इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, विनेगर में तुम बेकिंग सोडा मिला दो, वही सॉल्ट वाली एग्जांपल ही हो गया, है ना। ब्लीचिंग है स्टेन, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर एंड पेपर, नेल रस्टिंग, सॉर ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, मतलब जितनी भी चीज़ें जो आप इरिवर्सिबल हैं, जिसको वापस नहीं चेंज कर सकते ओरिजिनल स्टेट में, वो सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। ओके, ऐसे याद कर लो। देखो वही कंपैरिजन लिखा है, मीनिंग लिखी है, नेचर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना, ओरिजिनल मैटर यहाँ पे रिकवर हो जाता है, यहाँ पे नहीं हो पाता है। ओके, इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है। ओके, अच्छा, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, और एनर्जी ये भी याद कर सकते हो, है ना, कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें बहुत ही कम या फिर नो एनर्जी यूज़ होती है, जबकि केमिकल एनर्जी में हीट एनर्जी यूज़ होती है। ओके, हीट को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, है ना, डेल्टा मतलब हीट एनर्जी, है ना, या फिर एनर्जी भी बोल सकते हो, डेल्टा को एनर्जी लिखते हैं, सिंबल होता है बस। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया था ना, वाटर था, उसमें हम लोग ने सॉल्ट मिला दी थी, ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और जिसमें मिलाते हैं जैसे वाटर में मिलाया उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, समझ गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस, है ना, बल्कि ऐसे बोल सकते हैं कि मिक्सचर 2 तरह का होता है, मिक्सचर 2 तरह का हो सकता है, या तो होमोजेनस हो सकता है या तो हेट्रोजेनस हो सकता है ना। अब होमोजेनस हेट्रोजेनस क्या होता है? होमोजेनस होता है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट घुल जाए, घुलने के बाद आप बता ही ना पाओ कि इसमें कुछ है ना, तो वो होता है होमोजेनस। जबकि हेट्रोजेनस में आप बता सकते हो कि इसमें कुछ मिलाया है, जैसे पानी में सैंड मिला दो, है ना, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, पानी में सॉल्ट मिला दो तो वो हो जाएगा होमोजेनस। ओके, तो जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उसी को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ गए क्या होता है। अब सॉल्यूशन भी 3 तरह के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन क्या मतलब है कि गैस में आप कोई चीज़ गैस सॉल्वेंट है ना, गैस सॉल्वेंट अगर है तो उसको गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, मतलब गैस में आप कोई चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, तो वही चीज़ है। देख जैसे कि एग्जांपल ले लो, गैस में मतलब एयर में नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन मिक्स कर दो। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड में कोई चीज़ आप घोलोगे, ठीक है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स हो सकता है, तो आप गैस लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, या तो लिक्विड को लिक्विड में कर दो, या तो सॉलिड को लिक्विड में कर दो, है ना। तो उसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन इन वाटर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना, सुक्रोज इन वाटर, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, है ना, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एलॉयज़ होते हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं, 2 मेटल को मिला के तीसरा मेटल बना दिया जाता है, 1 + 2 3, है ना। तो जो 1 और 2 है ये क्या है, सॉलिड ही तो है, मेटल है ना, तो सॉलिड को सॉलिड में मिला के सॉलिड बन रहा है, तो वही चीज़ है ये। ओके, लिक्विड इन सॉलिड जैसे मर्करी, ओके, गैस इन सॉलिड जैसे हाइड्रोजन को डिसॉल्व किया जाए पैलेडियम में, ओके, तो ये गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेगा, ये जैसे एग्जांपल दिया है ना, हाइड्रोजन डिसॉल्व्स इन पैलेडियम, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है ना, तो हाइड्रोजन मिलाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, किससे मिलाया जा रहा है, पैलेडियम, पैलेडियम मेटल है ना, तो ये सॉलिड है, तो गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे।
ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, है ना। ऑस्मोसिस के लिए ऐसे समझो, जैसे समझ लो ये एक कंटेनर है, ओके, बीच में हमने इसमें एक मेम्ब्रेन लगा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव चीज़ों को, है ना, इधर लिख लेते हैं, सेलेक्टिव चीज़ों को पास होने देती है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ को अपने आप से पास नहीं होने देगी, बट कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ों को अपने आप से पास होने देगी, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एक मान लो कोई लिक्विड है, वाटर में हमने खूब सारा शुगर घोल दिया है, ओके, ऐसे समझ लो, और यहाँ पर प्योर वाटर है, ये है तुम्हारा प्योर वाटर, प्योर, है ना। तो यहाँ पे जो प्योर वाटर है, यहाँ पे शुगर घुला हुआ है, तो यहाँ का जो सेचुरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या करेगा, जो पानी है, जो प्योर वाटर है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर चला जाएगा, ओके, ताकि इधर की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी का सेचुरेशन है, वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ओके। अब रिवर्स, इसका रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी का उल्टा कर दो, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आरओ, तुम्हारे घर में आरओ लगा होता है ना, वो यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, वाटर, प्योर वाटर इधर आ रहा था, है ना, मतलब जिधर हम लोग ने सॉल्ट बोला था, सेचुरेटेड वाले पार्ट में आ रहा था। बट इसमें क्या होगा, देखो, जैसे ये वाटर है ना, इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, है ना। इम्प्योरिटीज़ में हम लोग मान लेते हैं कुछ भी है, समझ लो सैंड है, ठीक है, और यहाँ पर प्योर वाटर है ना। तो इसमें उल्टा होता है, जो वाटर यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऐसे पास होकर, तो यहाँ पर जितनी भी सैंड होगी वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, और प्योर वाटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी को हम लोग फिर निकाल लेते हैं टैप से, ओके। तो ये होता है आरओ का प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग ऑस्मोसिस समझ लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ लिया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स। नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन अवेलेबल है, ठीक है, और नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम अवेलेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना है, नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, और मेटल में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम अवेलेबल है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर की बात हो रही है। अब समझ लेते हैं ये मिनरल्स होते क्या हैं। तो मिनरल्स क्या होता है, ऐसे मेटल्स जो नेचुरली अकरिंग हो, है ना, मतलब जो अर्थ क्रस्ट में मिले उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिनको हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएं, है ना, इकोनॉमिकली होना चाहिए एक्सट्रैक्ट उनको करना। तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग ओर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ गए मिनरल्स क्या होता है एंड ओर्स क्या होता है? तो वही देखो, ओर्स वही लिखा हुआ है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, ठीक है। अब कुछ हम लोग को मिनरल एंड ओर्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि किस मेटल के क्या ओर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं, वो तो याद करना ही है, वो PYQ में बार बार पूछे गए हैं। बाकी सब भी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जैसे कि सोडियम का एक चिली सॉल्ट पीटर होता है, इसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, NaNO3, ओके। और एक होता है ग्लोबल सॉल्ट, इसका होता है Na2SO4.10H2O, ठीक है। लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट है वो तो रटना ही है, बाकी भी एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम का एक होता है डोलोमाइट, MgCO3 CaCO3, ओके। इप्सम सॉल्ट, MgSO4 7H2O, ठीक है। कैल्शियम का होता है लाइमस्टोन, है ना, CaCO3, चूना पत्थर। जिप्सम, ये कई बार पूछा गया है ना, हर बार लगभग मतलब 2-3 साल में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CaSO4 2H2O, ओके। ये जो नंबर है 2, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एक होता है हाफ H2O भी होता है, तो वो अलग होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2O, ओके। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3Al F6, ठीक है। ये शायद प्री में भी आया था UPSC के, है ना। क्रायोलाइट में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, ओके, ऐसे। चाल्कोपाइराइट CuFeS2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर। इसमें कैसे याद रखना है? इसमें ऐसे नहीं याद रखना है कि सिल्वर ये याद नहीं रखना है, बट इसके जो निक नेम है, जैसे सिल्वर ग्लैंस, इसका क्या है? Ag2S, ये याद रखना है। हॉर्न सिल्वर AgCl, ठीक है। तो इनके निक नेम से इनको याद रखना है। जैसे कि ब्लैक जैक ZNS, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। ब्लैक जैक क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक का ओर है, ओके। रेड जिंक ये ZNO है, ठीक है। सिनाबार ये HGS है, मरकरी, Hg मतलब मरकरी, इसी से जो सिंदूर बनता है ना, वो इसी से बनता है, HGS से, ठीक है। आयरन, इसके नाम याद रखने हैं, वैसे तो याद ही होते हैं, ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आयरन के ओर्स क्या क्या है? मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लिमिनाइट, सिडराइट एंड आयरन पाइराइट्स, ठीक है। तो इनके नाम याद रखना है, ये मत याद करो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एलॉयज़ देख लेते हैं। अब एलॉय में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? स्टील, है ना। तो स्टील कैसे बनता है? इसमें कार्बन मिलाया जाता है आयरन के साथ, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 0.5 से लेकर 1.5% तक, ओके। वैसे ही एक स्टर्लिंग सिल्वर होता है, ये भी एलॉय होता है ना। इसमें 92.5% प्योर सिल्वर होता है, और 7.5% 7.5% अदर मेटल की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। ये इम्प्योरिटी क्यों मिलाई जाती है 7.5%? क्योंकि जो प्योर सिल्वर होता है ना, वो बहुत ही वीक होता है ना, मतलब स्टेबल नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है उसके अंदर इतनी। तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। यही चीज़ होती है गोल्ड में भी,
है ना। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब उसको आप हाथ से भी मोड़ के तोड़ सकते हो। तो इस वजह से 24 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी नहीं बनती है ना, कम की बनती है, 18 से 20 कैरेट में बन सकती है, ठीक है। अब कुछ इसमें भी एलॉयज़ याद रखने पड़ेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट। जैसे कि ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक से, है ना। ये यूज़ मत याद करो, एक बार रीड कर लेना, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूछता यही है कि ब्रास किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से। स्टील किससे बनता है, आयरन प्लस कार्बन से। ये सब याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको 2-3 बार 4 बार जितने बार पढ़ सको ना उतनी बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। इस PDF को टेलीग्राम पर तो डाल ही देंगे, है ना, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा लेना। 2-3 बार पढ़ो, रट्टा मान लो पूरा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जब यहीं से आने हैं तो फिर एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो स्टील हो गया, फिर स्टेनलेस स्टील, इसमें भी क्या है, स्टील मतलब जो स्टील लिखा है ना, तो आयरन प्लस कार्बन होगा, साथ में क्रोमियम, निकल एंड कार्बन तो ही गया, ठीक है। सोल्डर कैसे बनता है, लीड और टिन से, लेड और टिन से, ठीक है। इसको कैसे याद मैंने किया है, जैसे शोल्डर है ना, तो ऐसे याद कर लो कि सोल्जर ने टीन का बॉक्स लादा, ठीक है। मान लो कि एक सोल्जर है, वो अपने सर पर टीन का बॉक्स रखे हुए है ना, टीन का डब्बा होता है ना, वही टीन बॉक्स रखे हुए, तो शोल्डर टीन लादे हुए, ओके, ऐसे याद कर सकते हो। ब्रॉन्ज इसमें कॉपर और टिन होता है, ठीक है, ये मत याद करो। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर निकल एंड जिंक, ठीक है। एल निको इसके तो नाम में ही है ना, एल नी को एल्यूमिनियम, निकल कोबाल्ट, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही निक्रोम, NiCH म, तो N से हो गया निकल, I से हो गया आयरन, CH से हो गया क्रोमियम एंड M से हो गया मैंगनीज, है ना। तो इसको तो हम लोग लगा ही देंगे, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक देखो कैरेट, वही बात हो रही है, जो गोल्ड की कैरेट होती है ना, 24 गोल्ड होता है, ओके। ये यूनिट होती है, यूनिट ऑफ प्योरिटी की, ओके। इसी वजह से यूजुअली टू मेक ज्वेलरी सम मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर मिक्सड विद गोल्ड, है ना, क्योंकि प्योर जो वो होगा गोल्ड वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स। इसमें सबसे पहले नॉन मेटल्स में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्बन और उसके जो अलग अलग के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सो कार्बन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, तो जैसे इन कंपाउंड्स में जिसमें ऑक्सीजन हो और कार्बन हो उसको बोलते हैं ऑक्सो कार्बन, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, इसमें क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है ना। CO हो गया, है ना, तो इन सब कंपाउंड्स को हम लोग ऑक्सो कार्बन बोलते हैं, ओके। जैसे देखो वही कार्बन और ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। अब कार्बन के 3 मेन एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स मतलब फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल ही आते हैं लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेफाइट क्या होता है, इसको पहले प्लम्बैगो बोलते थे, मतलब आर्कियोलॉजी टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो ग्रेफाइट को प्लम्बैगो बोलते थे, ओके। इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है, और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, हेक्सागोनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। हेक्सागोनल होता है इन ग्रेफाइट, हेक्सागोनल मतलब क्या है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। ये देखो हेक्सागोन बन गया ना, ये ऐसे ऐसे बना होता है, मतलब सबकी जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उस टाइप का, तो ऐसे 6 साइड्स होती हैं सब में ऐसे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, ओके। अच्छा, ये 2D स्ट्रक्चर होता है, ये भी याद रखना, मतलब शीट्स बनी होती हैं, जैसे एक शीट ये ऐसी होगी, है ना, उसके फिर एक नीचे शीट होगी, है ना, मतलब एक लेयर ऐसी होगी फिर ऐसे होगी, तो ये लेयर्स में होता है, ओके। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है। ये जो 3 फॉर्म्स है ना, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन, तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होता है, ग्रेफाइट, ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है इस पर, ओके। जो हम लोग की पेंसिल्स होती है ना, उसमें जो ब्लैक वाला पार्ट होता है बीच वाला, जिसे हम लोग लिखते हैं, वो लीड का बना, जो लीड बनती है ना, वो भी इसे से ही बनती है, ग्रेफाइट से, ओके। और भी इसमें जैसे लुब्रिकेंट्स की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है ना, जहाँ पे मतलब ऑयल को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए, वहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसको वेट मतलब ड्राई लुब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑयल जो हो गया वो वेट लुब्रिकेंट हो गया, तो ग्रेफाइट है वो ड्राई लुब्रिकेंट है, ओके। एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है ना, अमंग अदर नेचुरल मेटर्स, ये याद रखनी है। तो हम लोग ने क्या क्या इसमें देखा, एक तो मोस्ट स्टेबल है ना, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है, ओके। और क्या देखा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या था कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल है, ड्राई लुब्रिकेंट है, ठीक है। अब देखते हैं डायमंड, सॉरी ये जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला पॉइंट है वो डायमंड का है, ग्रेफाइट का नहीं है, ठीक है। तो डायमंड जो होता है वो एब्रेसिव की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब ये इतना हार्ड होता है कि दूसरे मटेरियल्स को काटने के काम आता है, कट करने के काम आता है। जैसे ग्लास जब कट होता है ना, तो ग्लास जिस टूल से कट होता है उसके टूल में, जैसे मान लो ऐसा कुछ टूल है ना, तो उसके पॉइंट पर डायमंड लगाया जाता है ना। प्योर डायमंड नहीं होता है, नहीं तो कहाँ ये ग्लास काटने वाले लगा पाएंगे, है ना। तो उसके टिप पे डायमंड लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ओके। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, ग्रेफाइट की नहीं होती है, ठीक है, ग्रेफाइट की नहीं, डायमंड की होती है, ओके।
नेक्स्ट है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन को ऐसे याद रखो, जैसे फुटबॉल देखिए ना, फुटबॉल में क्या होता है, ऐसे बनी होती है, जैसे ग्राउंड होती है ना, उसमें ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है ना। तो ऐसे ही बकमिंस्टर फुलरीन का होता है, ठीक है। इसमें C60 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब C60 का मतलब C60 का मतलब क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 60 होता है, ठीक है। 60 कार्बन ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, ऐसे, ओके। तो ऐसे राउंड हो जाता है, सॉकर बॉल की तरह हो गया ना। तो वही चीज़ है, इसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है, एक तो 60 कार्बन होते हैं और वो भी सॉकर बॉल की तरह अरेंज होते हैं, 20 हेक्सागन्स होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं, ओके। ये ड्रग डिलीवरी के लिए काम आता है, ठीक है। अब जबकि सॉकर बॉल की तरह है, तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी दवाई है इसके अंदर प्लेस कर दो और खिला दो कैप्सूल की तरह, तो जहाँ पे भी इसको भेजना है वहाँ पे जाके ड्रग डिलीवरी का काम कर देगा, ठीक है। इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ड्राई आइस है ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल आइस की तरह ही दिखती है, तो इसी वजह से इसका नाम ड्राई आइस है, ओके। ये किस काम आती है, ये जो जहाँ पे प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड करना होता है ना, मतलब जो जमा हुआ फूड होता है ना, फ्रोजन फूड, उसको प्रिजर्व करने के काम आती है, ठीक है। तो मान लो ऐसे आपको जैसे फ्रोजन फूड अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो हर जगह तो फ्रिज लेके घूमोगे नहीं, है ना। तो ऐसी जगह पे एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, ओके। अच्छा, ये डायरेक्ट सब्लाइम होता है। सब्लाइम क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, ठीक है। जो बीच की स्टेज होती है ना लिक्विड वाली, उसको स्किप कर देता है, ठीक है। इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। तो ड्राई आइस सब्लिमेशन फॉलो करती है, ये याद रखना। अब कोल के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, है ना। वैसे तो याद ही होते हैं ये भी ज्योग्राफी में, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड, है ना। ये किस बेसिस पे होते हैं कि इसमें कितना % कार्बन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन 85% कार्बन एंथ्रासाइड में होता है और सबसे कम 25 to 35 लिग्नाइट, ठीक है। तो इसमें क्या याद करना है, एक तो इनके नाम याद करने हैं, कोल के टाइप्स हैं और इनका पैटर्न, है ना, सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, जैसे ऐसी होती है ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है और जो लास्ट ग्रुप होता है, इन दोनों में ही इसको प्लेस किया जाता है। ये इकलौता एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऐसा इसको H2 लिखते हैं, अच्छा, ठीक है। इकलौता एलिमेंट है जो दो जगह आता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी सब एक ही जगह पे आते हैं। वही लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। एटॉमिक नंबर 1 क्या मतलब है कि 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। आइसोटोप्स ये हम लोग देख चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। इसमें ये जो प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये देखो लिखा है ना स्टेबल फॉर्म। और जो ट्रिटियम होता है ये अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होगा तो हम लोग ने देखा था रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी बीटा, मतलब बीटा रेडिएशन होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, हैवी वाटर, ये D2O से बना होता है। जैसे नॉर्मल वाटर क्या होता है, H2O, है ना, H2O। तो वही हाइड्रोजन का जब आइसोटोप ड्यूटेरियम वाला आ जाता है, D2 वाला, है ना, तो उस वाटर को फिर हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो D2O हैवी वाटर, ये भी डायरेक्ट आ जाएगा कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर समझ लेते हैं। तो सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों के अगर आयंस एब्सेंट हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। वही अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हार्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या अवेलेबल होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्बोनेट, है ना, ये देखो लिखा हुआ है कार्बोनेट, और दूसरा होता है क्लोराइड, ठीक है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये चार चीज़ें अगर अवेलेबल है तो वो हार्ड वाटर होगा, अगर नहीं है तो वो सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट वाटर में जो झाग होती है, जो फ्रॉथ होता है ना, झाग जिसको बोलते हैं, है ना, वो ईजिली बन जाती है, बट हार्ड वाटर में नहीं बन पाती है, ठीक है। देखा होगा कि किसी किसी सोप में ईजिली फ्रॉथ बन जाता है, किसी किसी में नहीं बनता है, तो वो वाटर की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, जो सोप बनता है ना वो स्टेरिक एसिड से बनता है, इज द सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, तो ये याद रखना, ओके। हार्ड वाटर कोई फ्रॉथ ईजिली देता नहीं है, ये देख लिया, ठीक है। अच्छा, जो रेन वाटर होता है तो वो जब गिरता है तब तो वो सॉफ्ट वाटर होता है ना, बट जब वो ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करने लगता है तो उसके अंदर फिर बहुत सारे सॉइल से वो कैटाइंस ले लेता है, जो कैटाइंस हार्ड वाटर के लिए चाहिए होते हैं ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, है ना, तो वो सब ले लेता है, तब वो हार्ड वाटर बन जाता है, ठीक है। तो जब तक ग्राउंड तक पे नहीं आ रहा है तब तक सॉफ्ट, और ग्राउंड पे गिरने के बाद हार्ड, ओके। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है, ये देखो लिखा है, ओके। ये किस काम आता है, ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है, ठीक है, और जर्मीसाइड है, ओके। अब ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है तो जहाँ पे वुंड्स वगैरह होंगी उसको क्लीन करने के, जैसे डेटॉल वगैरह होता है ना, वही सेम पर्पस इसका होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके। ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन, ठीक है, ब्लीचिंग के भी काम आता है, और प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, वाइन, इन सब में भी काम आता है, ओके। और इसको हम लोग फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, और सॉल्ट क्या होता है। तो एसिड वो होता है जो जैसे दो आयंस होते हैं, जैसे H2O को अगर हम तोड़ें तो किस में बनेगा, H और OH, यही तो हो गया। तो H प्लस होता है और OH माइनस होता है, मतलब H पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ये OH होता है इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, हाइड्रोनियम। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो कंपाउंड्स H प्लस डोनेट करें, है ना, H प्लस डोनेट करें और या तो फिर OH माइनस रिसीव करें, तो ऐसे को हम लोग एसिड बोलते हैं। और इसी का उल्टा अगर हो जाए, H प्लस रिसीव करें और OH माइनस डोनेट करें, उसको फिर बेस बोल देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, सॉल्ट क्या होता है, एसिड में बेस मिला दो, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ हम लोग समझ गए। अब देख लेते हैं, ये देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करें मतलब डोनेट करें, है ना, और या तो फिर हाइड्रोजन मतलब OH माइनस एक्सेप्ट करें। ठीक है, वही है, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, आरेनियस एंड ब्राउनस्टेड लाउरी। ओके, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो एसिड होता है वो उसका pH 7 से कम होता है। ठीक है, अब pH स्केल आ गया है ना, तो pH स्केल भी समझ लेते हैं। pH स्केल क्या होता है, जैसे बीच में 7 होता है, इधर कुछ जाके 0 होगा, इधर 14 होगा, तो 14 तक होता है pH स्केल हमारा 14 होता है। इसमें जो 17 वाला पॉइंट है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी का pH 7 है तो वो न्यूट्रल बोला जाएगा, और इधर से जितना इधर जाते जाओगे उतनी तुम्हारी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इधर जाओगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ज़्यादा एसिड होता जाएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो एक pH, एक लिक्विड है उसका pH है 2 और एक pH है जिसका pH है 4, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, 2 वाला। ओके, वैसे बेसिक में एक का मान लो 14 है, एक का 12 है, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक है, 14 वाला। ओके, और 7 न्यूट्रल। ठीक है, अब हम लोग को इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अच्छा ये और भी रह गए हैं। एक तो जो एसिड का टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ना, ये हम लोग ने देखा। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है कौन, एसिड। ठीक है, तो ABR ऐसा कुछ याद कर सकते हो, ABR। ओके, जबकि जो बेस होता है इसी का उल्टा होता है, जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ब्लू को रेड कौन चेंज करता है, एसिड, और रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। अब ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, मतलब पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉरी, है ना। तो कौन से एसिड कहाँ पे मिलता है, उसका सोर्स क्या है वो याद करना है। जैसे टार्टरिक एसिड है, ये ग्रेप्स में मिलता है, टैमरिंड, सिट्रस फ्रूट्स एंड बनानास। ओके, इन सब में मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। ओके, इसी को इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड, है ना, ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, है ना, लेमन टाइप, है ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो उन सब में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो, स्पिनच एंड ब्रोकली में मिलता है। लैक्टिक एसिड दूध में मतलब कर्ड में मिलता है। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे अभी लैक्टिक एसिड, ये क्रैम्प्स में भी आता है ना, मतलब जब पैरों में, लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो वहाँ पे भी ये लैक्टिक एसिड ही फॉर्म होता है। ओके, मैलिक एसिड ये एप्पल में मिलता है ना। स्कॉर्बिक एसिड ये आंवला, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, जितने भी विटामिन सी वाली चीज़ें होती हैं, है ना, तो इसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड ये जब चींटी काटती है ना तो वो कौन सा एसिड रिलीज़ करती है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और जो बी होते हैं, स्टिंजन नेटल होता है, प्लांट होता है, वो भी फॉर्मिक एसिड ही रिलीज़ करता है। ओके, और क्या क्या है, अच्छा चलो एसिड के यूजेस देख लेते हैं। ये जैसे ऑक्सैलिक एसिड है ना, ये डायरेक्ट आ जाता है कि रस्ट ऑन क्लोथ्स में को रिमूव करने में कौन सा एसिड यूज़ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड ये एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होता है। ओके, एक्वारिजिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर हर 2 साल में क्वेश्चन आता है और हर एक PCS एग्जाम्स में आता है, हर एक स्टेट के। एक्वारिजिया क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किस किस का, कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, मतलब 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट किसका, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो 3 पार्ट ले लो HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ले लो HNO3 नाइट्रिक एसिड के, तब जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे एक्वारिजिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्वारिजिया, इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है ना, ये प्लेटिनम एंड गोल्ड को भी पिघला देता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये, है ना, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्लेटिनम और गोल्ड को पिघलाने के, डिजोल्व करने के काम आता है। ओके, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। ओके, कार्बोनिक एसिड जो पेप्सी वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें होता है। और कुछ एसिड्स ड्रग्स में भी काम आते हैं, जैसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन आती है ना पेन किलर, उसमें यही होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ओके, बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी रोल्स का है एसिड का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है ना, ये एसिडिटी कंट्रोल करता है, इसी की वजह से एसिडिटी हो जाती है ना, कंट्रोल नहीं करता है, ये इस कॉज करता है। ओके, कार्बोनिक एसिड होता है, ये pH कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का। ओके, ये हो गया एसिड के बारे में। अब देखते हैं बेस के बारे में कुछ, है ना, तो ये वही डेफिनेशन है जो स्टार्टिंग में बताई दी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसका बिटर टेस्ट होता है, उसका सॉर टेस्ट होता है,
इसका बेटर होता है, ठीक है। और ये स्लिपरी होता है, मतलब इसको पकड़ के देखोगे ना उंगलियों में तो एकदम स्लिपरी, जैसे ग्लिसरीन होती है ना उस टाइप का ही फील करेगा। सोप होता है जैसे एकदम स्लिपरी, ठीक है, वैसे ही होता है बेस। नेक्स्ट, बेसिस आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, बेसिस का सॉल्यूशन, इसमें पीएच ज़्यादा होता है 7 से, ये हम लोगों ने देख ही लिया। और ये रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ये भी देख लिया, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल्स जैसे लाइम वाटर है ना, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये याद नहीं करना है, ये याद करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। वैसे ही जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये किस काम आता है, विंडोज़ को क्लीन करने के काम आता है, ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH एंड KOH, ये दोनों यूज़ होता है सोप बनाने में, ओके, प्रिपेयर सोप। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किस काम आता है, ये एंटासिड होता है, ठीक है। तो जिसको एसिडिटी हो जाती है उसको ये खिलाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। अच्छा, ये एसिडिटी वही जो बताया ना, स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, उसके काम आता है। पीएच स्केल ये हम लोग ने समझी ली, 7 न्यूट्रल, इधर एसिडिक, इधर बेसिक 14 तक, ओके। पीएच स्केल ये लॉगरिथमिक स्केल होती है, ठीक है, जिसका बेस 10 होता है, ओके, ये याद रखना। फिर देखते हैं केमिकल इंडिकेटर, है ना, जैसे अभी हम लोग ने देखा ना लिटमस पेपर, जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये जो लिटमस पेपर है ये केमिकल इंडिकेटर है, ओके। केमिकल नहीं, सॉरी, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। मतलब जो नेचुरली पाए जाए वो नेचुरल इंडिकेटर, जो केमिकली पाए जाएँ वो केमिकल, है ना, जो केमिकल से बनाए जाए। जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, शू फ्लावर्स मतलब गुड़ैल, ओके, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर, है ना। अच्छा, लिटमस इसमें भी है, मतलब केमिकली भी बनाया जा सकता है और नेचुरली भी, है ना। अच्छा, लिटमस पेपर आता कहाँ से है, ये लिचेंस, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये 2 तरह का आता है, ब्लू एंड रेड, ये बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शू फ्लावर टर्न्स द एसिडिक सॉल्यूशन इनटू मैजेंटा, ठीक है। शू फ्लावर ये भी एक क्या है, इंडिकेटर ही है। ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जब ये मिलाया जाता है शू फ्लावर तो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है मैजेंटा में, ठीक है। जबकि बेसिक में मिलाओगे तो ग्रीन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कुछ एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि कौन किस में क्या कलर चेंज करता है, जैसे ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ये तो बता ही दिया। टर्मेरिक में क्या होता है, टर्मेरिक को जब तुम एसिड में मिलाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बट जब बेस में मिलाओगे तो जो भी सॉल्यूशन होगा उसको रेड कलर कर देगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में क्या करेगा, ये एसिड में को रेड में चेंज कर देगा और जो बेस है उसको येलो में चेंज कर देगा। फिनोफ्थलीन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये होती कलरलेस है, बट इसको एसिड में डालोगे तब तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में डाल दिया तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है, ओके। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, पता लगाने के लिए होते हैं इंडिकेटर्स कि ये एसिड है कि बेस है, ओके। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम लोग, अभी तक हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स देख लेते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, है ना। तो जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से बने उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। जितने भी मेजरली फ्यूल्स वगैरह होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना, कोल हो गया, है ना, और क्या होता है, LPG हो गया, CNG हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, ओके। तो एक देखो, जैसे कि एक एग्जांपल है कैरोटीन, ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। कैरोटीन ये कहाँ पे, कैरेट्स और ग्रीन लीफ से मिलता है, ये भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। ये देखो C40H लिखा है ना, मतलब कि इसमें कार्बन कितने होंगे 40 और H वेरिएबल हो सकता है ना, कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग कैरोटीन बोलते हैं, ओके। इसको अच्छा क्लासीफाई करना हो, है ना, तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। जो सैचुरेटेड होते हैं उसको हम लोग एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इसको पता कैसे करते हैं, मतलब इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो एल्केन होते हैं उसके लास्ट में एन आता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ये सब एल्केन्स हैं, तो सबके लास्ट में देखो एन 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 एन, ठीक है। तो सभी में देख रहे हो एन आ रहा है, तो ये पता करने का तरीका होता है। एल्केन में सबसे लास्ट में एन आएगा, वैसे ही एल्कीन में ईन आएगा और एल्काइन में आइन आएगा, ठीक है। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। सैचुरेटेड देखो वही बात है ना, सैचुरेटेड एल्केन्स होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है उसको मत समझो, आएगा नहीं, है ना। बॉन्ड बस ये समझ लो दोनों को जोड़ने का तरीका है, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन्स, ओके। जैसे कि पैराफिन, है ना, मतलब इन्हीं को पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोलते हैं, पैरा मीन्स होता है लेस और एफिन, एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी, तो ये कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको लेस रिएक्टिव बोलते हैं, पैराफिन, ओके। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सबसे, जैसे इसमें क्या होता है, एल्केन्स में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, क्योंकि एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही तो पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने सबसे पहले कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो 1 कार्बन ले लिया, है ना, 2 कार्बन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऐसे कर करके कितने भी ले सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन बनेगा, 1 कार्बन वाला, ठीक है। अब कार्बन में क्या होता है, 4 बॉन्ड होते हैं, ओके।
मतलब 4 वो अपने साथ जोड़ सकता है एलिमेंट को, तो ये 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, और किसी को तो जोड़ नहीं सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है इसका दोस्त, ठीक है। तो ऐसा ये बन जाता है, एक कार्बन होगा तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं मीथेन। CH4, ये देखो CH4 हो गया, CH4 मतलब 4H, ओके, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीथेन। अब इसको नाम कैसे याद रखना है? अच्छा, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को, CH4 को, ठीक है, ये याद रखना, ओके। इसमें देखो नॉमेनक्लेचर भी इसका ज़रूरी है। जैसे CH4 जब एक C होगा ना तो उसको बोलेंगे मीथेन। इसमें याद कैसे करना है? एन तो सबके आगे है, तो एन हटा दो सबके आगे से, ठीक है, तो याद करने में आसान रहेगा। 5 तक याद कर लो, ठीक है, उसके आगे के इंपॉर्टेंट नहीं है, कर पाओ तो कर लो, वैसे तो मतलब ईजी है। ऑक्ट हैप्टी तो पता ही होता है ना, हेक्स 6 को बोलते हैं, पेंट 5 को बोलते हैं, ब्यूट 4 को बोलते हैं, प्रॉप 3 को बोलते हैं, एथ 2 को बोलते हैं, मैथ 1 को बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, 1 कार्बन हो तो मीथेन, 2 कार्बन हो तो इथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, है ना। तो ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अच्छा, जो CH4 होती है मीथेन गैस, है ना, इसलिए CNG, जो CNG होती है वो यही होती है मीथेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि CNG में कौन सी गैस होती है? मीथेन, ठीक है। वैसे ही जो LPG होती है वो किससे बनती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, पक्का ही आता है। इवन 2022 में तो UPPCS का जो एग्जाम था दोनों ही पूछ लिया था, ये भी पूछ लिया था, ये भी पूछ लिया था एक ही साथ, ठीक है। तो ये याद कर लेना। LPG में क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मतलब एक कार्बन 3 वाला, एक कार्बन 4 वाला, ओके, समझ गए। तो ये होते हैं। अभी क्या क्या देखें हमने? एल्केन्स। अब एल्कीन अगर करना होगा, है ना, तो उसमें क्या करेंगे? लास्ट में इन लगा देंगे, एन की जगह, बस। एल्काइन करना होगा तो एन की जगह क्या लगा देंगे? आइन, बस। बाकी सब सेम रहेगा, ओके। जैसे मीथेन है यहाँ पे, तो अगर एल्कीन करना हो, है ना, तो मिथीन हो जाएगा, मी थीन, ओके। वैसे ही मी थाइन, ओके, समझ गए नॉमेनक्लेचर, ऐसे होता है। चलो देख लेते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं, ठीक है। तो पहले एल्कीन देख लेते हैं, है ना। जैसे उसमें हम लोग ने देखा था एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। वैसे ही एल्कीन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये याद रखना है, ठीक है। ये होता है, इसी वजह से इसको सैचुरेटेड बोलते हैं, इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। ये तो बता ही दिया, इन सफिक्स होगा, ओके। इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं, एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओके। नॉमेनक्लेचर भी समझा दिया कैसे होगा, देखो 2 वाला है ना, तो एथिलीन होगा, ओके। इसमें मिथीन नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक कार्बन वाला जो है, अब एक कार्बन में तुम डबल बॉन्ड तो लगा ही नहीं पाओगे ना। एक कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे लगेगा? एक कार्बन अगर है तो कार्बन की तो 4 ही बॉन्ड होंगे, मतलब बॉन्ड तो 4 ही होंगे, बस एक को तुमने डबल कर दिया, और बाकी जगह क्या होगा? हाइड्रोजन ही बचेगा, वही उसका दोस्त है, बाकी कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये बनेगा। अब लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? उसके पास सिंगल ही बॉन्ड होता है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता है, तो ये नहीं हो पाएगा। जो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया ना, ये नहीं बन पाता है। इस वजह से ये जो सिंगल कार्बन वाला है, 1 वाला, इसमें एल्कीन में नहीं बन पाता है, तो इसलिए स्टार्ट होता है C2 से, ओके, समझ गए। जबकि जो एल्काइन होता है वो भी C2 से ही स्टार्ट होता है ना, एथाइन। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन्स। इसमें जो पहले है ये ना एथिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं, है ना। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, वो एथिलीन प्रोड्यूस करते हैं, और वो किस में हेल्प करता है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, मतलब फ्रूट्स को पकाने के काम आता है, ठीक है। इट इज़ यूज एट अ कमर्शियल बेसिस फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ होता है ना। और जो पॉलीथीन बनाई जाती है उसमें भी ये यूज़ होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में भी काम आता है, ओके। और ये वॉरफेयर एजेंट की तरह भी काम करता है, मतलब एक्सप्लोसिव्स वगैरह बनाने का काम आता है ना, जो मस्टर्ड गैस होती है ना, वही चीज़, ओके। अब देखते हैं एल्काइंस, है ना। एल्काइंस हमने बताया ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। अब जो इसमें देखो कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे? इथाइन, ये भी बता दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एल्केन एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जिनके लास्ट में COOH लगाओ, ओके, लास्ट में COOH लगाओ, उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, C हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें देखो लास्ट में COOH, सब में COOH लगा होता है, ओके। तो इसमें क्या याद रखना है? ये 4 हैं टोटल, 5 हैं, सॉरी ये गलत लिखा है, 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ओके। इसमें क्या याद रखना है? कॉमन नेम और इसमें यूजेस, है ना, मतलब लोकेशन या फिर यूजेस, ये जो 2 ये नहीं याद रखना है, ओके। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है, अच्छा इसमें ये याद रख सकते हो, फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड को बोलते हैं, ठीक है, और एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड को, ये 2 याद रखना है, क्योंकि बाकी तो सेम है, कार्बोनिक, प्रोपेनोइक, ब्यूटरिक, ठीक है। तो ये 2 याद कर लेना, फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड को बोलते हैं, प्रोपेनिक एसिड प्रोपेनोइक, सॉरी एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड को। और क्या याद करना है कि इसके यूजेस, जैसे जब स्टिंग काटती है ना, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ओके, ये हम लोग ने अभी देखा था पीछे, आंट जब काटती है। और ब्लड और टिश्यूज़ में कार्बोनिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है,
ओके। और जो ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, है ना, मिल्क में, चीज़ में, इन सब में प्रोपेनॉइक एसिड होता है, बटर में ब्यूटरिक एसिड होता है। ये याद करना है, यहाँ से PYQ बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, है ना। घटना चक्र निकाल के देख लेना यहाँ से कितने क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। अच्छा, PDF कुछ लोग बोल रहे थे कि घटना चक्र की पूरी की, मतलब जो इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक वगैरह है, वो अवेलेबल करा दो। बट वही है ना, इसको मैं अवेलेबल नहीं करा सकता हूँ क्योंकि फिर वही कॉपीराइट वाला इशू हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो फिर आप समझदार हुई, है ना, टेलीग्राम पर। चलो, अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट भी हैं जो थ्योरी में नहीं कवर हुए थे, है ना, तो बताया तो उनको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे देखो, छत्तीसगढ़ PCS में आया 2013 में, ABPSC में आया था 1994 में, इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है ना। ये तो एक बार लिखा है, इसके बाद भी जब आप क्वेश्चन बैंक खोलोगे ना बुक में, तो यही क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हुआ है, ये भी 4-5 बार रिपीट हुआ है, इसके ऊपर भी, है ना। तो इसमें क्या है, जब मसल्स में, ये जो बताया था ना अभी, जब क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो क्रैम्प्स में उसकी वजह से जो थकावट होती है ना, फटीग होती है, वो किस लिए होती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक एसिड। और लेमन में सिट्रस होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पिकल में क्या होता है, एसिटिक एसिड। सॉर मिल्क में क्या, लैक्टिक एसिड। मिल्क वाला तो लैक्टिक एसिड ही होता है, और साथ में क्रैम्प्स भी लैक्टिक एसिड, ये याद रखना। एप्पल में मैलिक एसिड देख चुके हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी हम लोग देख चुके हैं, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बार बार PYQ में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। फूड प्रिजर्वेटिव्स में क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ होते हैं। तो इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, जैसे कि सोडियम मेटल बाइसल्फाइड, है ना, ये नहीं याद रखना है। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, सॉर्बिक एसिड एंड इपॉक्साइड्स, ये 4 चीज़ें हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव्स के काम आती हैं, ठीक है। ड्रग्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ड्रग्स मतलब क्या है, मेडिसिन, ठीक है। मैरिजुआना वगैरह ड्रग्स नहीं, मेडिसिन की बात चल रही है, ठीक है। तो उसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। जैसे एंटीपायरेटिक्स होता है ना। एंटीपायरेटिक्स किसके लिए होता है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए होता है, जैसे कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फिनेसिटिन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एंटीपायरेटिक्स हैं। वैसे ही दूसरे टाइप होता है एनाल्जेसिक, ये किस लिए होता है, पेन रिलीवर होते हैं, एक तरह से पेन को, पेन किलर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन नार्कोटिक, एक होता है नार्कोटिक, है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं ना, इसको खाने के बाद नींद आती है, मतलब बेहोशी सा लगता है, स्लीपनेस होती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। और देख लेते हैं एंटीसेप्टिक, है ना, ये जैसे डेटॉल वगैरह होता है, ये वुंड्स वगैरह पे लगाया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, ओके। इस कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरिक क्लोराइड, अल्कोहल आयोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, आइडोफोन, ठीक है। और गार्लिक भी यूज़ होता है एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना एग्जाम्पल्स को, इसमें भी एग्जाम्पल्स देख लेना। जैसे कि ओपियम, इससे स्लीपनेस आती है ना, इसको तो गैस भी कर सकते हो। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ठीक है। तो ये सब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, जबकि नॉन नार्कोटिक में क्या आ जाता है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ओके। और क्या है, डिसइंफेक्टेंट, ये फ्लोर को साफ़ करने में, है ना, जो मतलब झाड़ू पोंछा लगाते हैं ना, तो उसमें डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होता है, ठीक है। ताकि जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ना, तो उस जितने भी माइक्रोब्स हैं फ्लोर पे, वो साफ़ हो जाएँ, ओके। ट्रैंकुलाइज़र, ये क्या होता है, ये टेंशन और एंजाइटी, है ना, उसको कम करने में काम आता है, ओके। एंटीबायोटिक्स, ये किसके लिए होता है, ये जब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने लगता है तो उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है एंटीबायोटिक्स, है ना। एनेस्थेटिक्स, ये किस लिए होता है, ये जब पेन और टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना, इसी को एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। अ सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इनसेंसिटिविटी टू पेन और अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जो बोलते हैं सुन्न कर देना, ठीक है। तो वही होता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, जैसे मान लो हैंड्स का ऑपरेशन होना है, हैंड का, ठीक है, तो हैंड को सुन्न कर दिया जाता है ना, तो उसी को ही एनेस्थेटिक देकर ही सुन्न किया जाता है, ठीक है, मतलब ताकि पेन ना हो, आपको पेन पता ही नहीं चलेगा, इवन कोई कट भी कर देगा ना तब भी नहीं पता चलेगा। तो वही होता है एनेस्थेटिक्स, ओके। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है लोकल। जनरल में क्या होता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, और लोकल में क्या होता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर अ लिमिटेड रीजन ऑफ द विदाउट नेसेसरली अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है कि लोकल एनेस्थेटिक में आप कॉन्शियस रहोगे, मतलब होश में रहोगे, ओके। और जनरल एनेस्थेटिक में आप बेहोश हो जाओगे, बेहोश होकर भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, कुछ होते हैं होश में कर दिए जाते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्जेंट एंड सोप, ये लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद हमारा केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस है ना। तो डिटर्जेंट जो सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, जबकि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम कर सकता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है ये हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके हैं पहले भी, है ना। तो ये डिफरेंस होता है सोप और डिटर्जेंट में, ओके। अब जो डिटर्जेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, इसी वजह से ये हार्ड वाटर में भी काम कर जाता है, ओके। इसमें जो 12 से 18 कार्बन की चेन होती है, ठीक है, मतलब कार्बन 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 ऐसे पूरी चेन बनी होती है 12 से 18 कार्बन की, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी
एसिड्स, ये बोला जाता है इसको। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, डिटर्जेंट की। सोडियम लॉरेल सल्फेट है ना, ये एग्जांपल होता है, ये नाम है डिटर्जेंट का, ये याद रखना है, केमिकल नेम है। ओके, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इज न्यूट्रल सो इट इज़ यूज टू क्लीन द क्लोथ्स मेड फ्रॉम डेलिकेट फाइबर्स, ठीक है। मतलब जो डिटर्जेंट का जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे ना, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका पीएच न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस वजह से जो डेलिकेट फाइबर्स होते हैं ना, सेंसिटिव फाइबर्स होते, कपड़े होते हैं, उसमें डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। बट जो सोप होता है उसका जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो वो एल्कलाइन बनता है, इस वजह से डेलिकेट क्लोथ्स में सोप यूज़ करने को मना करा जाता है ना। जैसे उसमें जो कॉलर में वार्निंग भी लिखी होती है कि इसको ब्लीच मत करो, है ना, तो डेलिकेट क्लोथ्स में। ओके, ये होता है डिटर्जेंट। अब सोप क्या होता है ना, ये वही हायर फैटी एसिड्स का मिक्सचर होता है, जैसे सोप होता है। इसको बनाया कैसे जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन, ठीक है। ये बस नाम याद रखना है, सपोनिफिस से याद आ जाएगा सोप, है ना। सैचुरेटेड फैट्स गिव हार्ड सोप एंड वेजिटेटिव ऑयल्स गिव सॉफ्ट सोप, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट से बनेगा वो हार्ड सोप देगा, और जो वेजिटेटिव ऑयल से बनेगा वो सॉफ्ट सोप देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जितना भी साइंस का पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो साइंस की जितनी भी PYQ है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर किसका करना है ना, किसका करना है कमेंट करके बता देना। और समझ में आ रही है ये सीरीज़, है ना, कोई सजेशन हो तो वो भी बताना कमेंट में, ठीक है। चलो, थैंक यू।